नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त हम जिस शख्स के साथ हैं उनके लिए पीएम मोदी स्वयं गाजीपुर आए और जनता से वोट देने की अपील की है। जी हां, अब तक आप जान चुके होंगे कि मेरे साथ हैं पारसनाथ राय, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। अब मतदान होने में महज कुछ दिन रह गए हैं। अब बीजेपी का मोमेंटम किस तरह का है, खुद प्रत्याशी क्या सोचते हैं, कितना बड़ा जनादेश उन्हें मिलने वाला है, चुनावी चुनौतियां क्या रही पूरे कैंपेन के दौरान, इन सब विषयों पर उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन पर। और सर, बातचीत की शुरुआत यहीं से बहुत करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, बातचीत की शुरुआत यहीं से करते हैं कि एक शिक्षक के तौर पर आप अब तक पोल मैनेजमेंट देखते थे, लेकिन खुद अपने लिए चुनाव में उतर करके वोट मांगना कितना कठिन या कितना आसान तजुर्बा बिल्कुल रहा? कोई कठिनाई नहीं है। ये काम तो पहले भी देखना पड़ता था। अब ये काम जो मैं देखता था अब दूसरे लोग देख रहे हैं, पार्टी के लोग देख रहे हैं। अब मैं प्रत्याशी के नाते, एक सिपाही के नाते अपना काम शुरू कर दिया हूँ, घूम रहा हूँ चारों तरफ। सर, जब आपको डिक्लेयर किया गया कैंडिडेट तो आपका एक बयान आया कि आप क्लास में पढ़ा रहे थे। जी तो क्या अभी भी आप सतत पढ़ाते हैं या वो महज इत्तेफाक था कि जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ उस दिन आप क्लास नहीं, ले रहे थे? मैं तो अवकाश प्राप्त हो गया हूँ इस कॉलेज मेरा से, पूछने का संदर्भ यही था। लेकिन मैं प्रतिदिन हम्म 4 से 5 घंटे नित्य पढ़ाता हूँ। अच्छा, जी तो उसमें सभी विषय शामिल रहते हैं? हाँ जी, जो विषय मेरे हैं जी। वो सब शामिल रहते हैं। एक शिक्षक का, जैसा कि मैंने कहा कि अपनी एक समाज में एक नजीर होते हैं शिक्षक, जो होते हैं बच्चे या युवा उनको फॉलो जी भी जी करते हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम तरह की बयानबाजी होती है, उसको मंच से काउंटर भी करना रहता है। तो एक शिक्षक के रूप में कभी कभी असहज स्थिति भी पैदा होती है कि आप जिन शब्दावलियों का सामान्य जीवन में इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक विपक्षियों को जवाब देने के लिए करना पड़ता है। बिल्कुल ये दिक्कत हो रही है। अच्छा। जो सामने प्रत्याशी हैं उनका कुछ भी बोल सकते हैं, अच्छा। लेकिन मुझे कुछ भी बोलने में बाधा है। जैसे हम्म उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति तो म्यांमार और पाकिस्तान से भी गिर गई है, हम्म आर्थिक स्थिति। लोग झूठे कह रहे हैं कि 5वीं आर्थिक ताकत भारत बन गया है। अब सारी आर्थिक व्यवस्थाओं को खारिज करना और भारत को पाकिस्तान और म्यांमार से भी नीचे दिखाना, ये एक शिक्षक के नाते मुझे तो नहीं हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचना भी पड़ता है कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक रहने लायक है कि नहीं लायक है। प्रश्न यहाँ खड़ा होता है करके। जिस पाकिस्तान में आटे के लिए लाइन लग रही है, वहाँ लाठी चार्ज हो रही है, तब तो ये भी लगता होगा कि मोहम्मदाबाद में वो भी आटे के लिए लाइन लगाते होंगे। अगर भारत पाकिस्तान से भी गया गुजरा हो गया तो वहाँ भी लाइन लगती होगी, और वो खुद लाइन लगाते होंगे या उनके घर वाले लगाते होंगे, 10 लाठी पाते होंगे वहाँ। तब इस चीज़ों को बोलने में कुछ परेशानी दिक्कत होती है, लेकिन अब बाध्यता है कि बोलना पड़ रहा है। सर, आपके एक परिजन एक इंटरव्यू के दौरान, या कहें कि मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जिनकी जरूरतें बेहद कम है, नीम के पेड़ के नीचे मच्छरदानी लगा करके सो जाते हैं। तो क्या वाकई आपकी लाइफस्टाइल इतनी सिंपल है या फिर एक पॉलिटिकल बिल्कुल पोस्चरिंग इतनी के लिए कहा इतनी गया? सिंपल है, एकदम साधारण है। मैं कॉलेज में प्रिंसिपल था, कोई बच्चा कभी भी मैं आपके मिल सकता था, एकदम ओपन था अपनी समस्या को कहना। अब मैं सुनता भी था हर व्यक्ति की समस्या। तो किसान का बेटा हूँ और सामान्य जीवन में रहता हूँ। कोई कोई बहुत बनावट तो बिल्कुल नहीं है। काहे की बनावट किस तरह की? आप दोनों लोग, मैंने दोनों से मेरा संदर्भ है मनोज सिन्हा जी से। आप लोग बीएचयू के एल्यूमिनाई रहे जी हैं। तो छात्र जीवन से ये रिश्ता रहा है, या कि जब आप गाजीपुर आए और एक अध्यापक के तौर पर आपने शिक्षण संस्थाएं शुरू की और वो एक राजनेता थे, तब ये रिश्ते बने? क्या इसके बारे में आप नहीं, थोड़ा बताएं? छात्र जीवन से रहा है। हम्म वो छात्र संघ का चुनाव लड़े, अच्छा। तो हमसे जूनियर रहे हैं वो। अच्छा। तो मेरी पढ़ाई तो खत्म हो गई थी, हम्म। लेकिन मैंने पत्रकारिता में एडमिशन लिया, इसलिए हम्म। मनोज सिन्हा को मतदान करने का अधिकार मुझे मिले। अच्छा, कौन सा तो पाठ्यक्रम था? बैचलर ऑफ जर्नलिज्म? हाँ, जर्नलिज्म पत्रकारिता में मैंने एडमिशन लिया था अच्छा। कि ताकि मैं उनको मतदान कर सकूं। अच्छा। सर, अपने बारे में तो खैर सियासत में खबर रखनी ही पड़ती है वोट के संदर्भों में। निगाह जो है विपक्षियों पर भी रहती है। समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि ये उनकी राजनीतिक वारिस होंगे, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में वो खुद जो है कि जो पार्टी का सिंबल है उस पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और बेटी को निर्दल वो चुनाव लड़ाए हैं।
क्या आपकी निगाह में क्या हो सकती है इसकी वजह? देखिए, एक तो जो व्यक्ति की आदत होती है शुरू से, हम्म, जैसे वो राजनेता थे, हम्म, तो वो 5 बार विधायक रहे हैं हम्म, इस क्षेत्र यहाँ से, हम्म, और 2 बार सांसद रहे हैं। हम्म, लेकिन मुझे ये तब आश्चर्य हुआ कि इतना राजनीतिक लंबा जीवन उनका रहा है, करीब 35 वर्ष हो गए हम्म, उनको हम्म, प्रतिनिधित्व करते इस जिले का, और आज तक एक कार्यकर्ता नहीं बना पाए वो, जिसको अपना वारिस वो बनाए। अंत में नजर आई तो उनकी बेटी नजर आई। एक भी वर्कर नहीं बना उनसे आज तक, जिसको वो टिकट दे सकें या बुरे समय में खड़ा हो सके उनके साथ। ये तो बहुत आश्चर्य लगता है, और कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि जहाँ से उनके तार जुड़े हुए हैं वहाँ भी यही चल रहा है कि पहले घर भर को टिकट दे लो। अब बचे तो शेष लोग पाए नहीं, तो अगर वो तो 18 वर्ष का मताधिकार का एक बैरियर है, नहीं तो कल जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी टिकट पा जाता। वो खुद को कहते हैं कि हम तो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। सरजू पांडे हमारे राजनीतिक उस्ताद रहे हैं और सियासत के सारे दांव से हम भिज्ञ हैं और जन समर्थन जो है वो मेरे साथ। सियासत का अगर दाव पेच राजनीति यही है कि हमेशा घूमते रहना, चारों धाम की परिक्रमा करना, कभी कम्युनिस्ट, कभी सपा, कभी बसपा। आज भी तो वो बसपा के सांसद हैं, अभी त्यागपत्र तो हम लोग समझ से सार्वजनिक रूप से उनका कोई त्यागपत्र नहीं हुआ है, और सपा के कैंडिडेट हैं। यह तो इस भारत की धरती पर तो पहली बार वो एक नमूना है। तो निश्चित रूप से सियासी दावपेच अगर इसी को कहते हैं, तो इसके तो वो जानकार हैं, तभी तो अपनी लड़की को छड़ी दिलवा दिया कि कुछ न कुछ घात लगाएं। इस पर भी मैं बात करना चाहूंगा कि छड़ी चुनाव चिन्ह जो है, जो इलेक्टोरल सिंबल की लिस्ट है उसमें फ्री सिंबल्स की लिस्ट में अभी लोकसभा के लिए हाँ है। और विधानसभा में जो आपके अलाई हैं सुभाषपा उनको वो मिलती है। जी। तो जैसा कि बलिया में भी सुनने में आया कि वहां भी इस तरह के एक डमी कैंडिडेट जो है कि आए और उनको भी एक जो फ्री लिस्ट सिंबल की है उनमें से छड़ी दिया गया और यहाँ पे नुसरत अंसारी जो कि अफजाल अंसारी की बेटी है उनको मिला। इसके पीछे की क्या है, आप सियासी समीकरण के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? एक तो जानबूझकर जो जिसके वो अपने को बहुत बड़ा जानकार कहते हैं हम्म, कि सियासी जानकारी हमको है, हम्म, उसी सियासी जानकारी का एक हिस्सा ये है उनकी लड़की छड़ी चुनाव चिन्ह लेकर। लेकिन जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, और ओम प्रकाश राजभर जी ने कल अपनी सभा में कहा कि यहाँ कमल दबाएंगे तो वहाँ छड़ी होगी, जितना कमल दबेगा उतना छड़ी होगी वहाँ। लेकिन अनपढ़ एकदम लोग भी गांव में घूमने पर पता चल रहा है कि उनके लोग जानते हैं कि गाजीपुर में कमल की बटन दबानी है। उनका लाभ तो जो, अगर मैं शिक्षक के नाते अगर अंक देना चाहूँ तो 0 अंक मिलेगा उनको। अच्छा। बिल्कुल एक मत भी नहीं जाएगा इस भ्रम में। पीएम की रैली हो चुकी है, आपके लिए वो आए और उन्होंने खुल करके कहा कि भाई गाजीपुर के बारे में तमाम चीज़ें उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से की और विपक्षियों को भी घेरा। अब जब एक बार पीएम की रैली हो गई है, सीएम भी खुद रैली करने आ रहे हैं आपके लिए, अब चुनावी अगर परिदृश्य की अगर बात करें तो क्या बदलाव आप देख रहे हैं? पीएम की रैली हो चुकी है और सीएम की। चुनावी परिदृश्य पूरा पूरा भाजपा के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, और कल की रैली से तो आम लोगों को भी लगा होगा कि अपार जनसमूह उतावला था जिलों से अपने गांव से आने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था थी, लोगों को, लोग जो आना आना चाहते थे, अनेक लोग साधनों के अभाव में आ नहीं पाए, जिनकी शिकायतें आज सुबह से फोन पा रहे हैं, भैया साधन नहीं मिला हम नहीं आ पाए, साधन नहीं मिला हम नहीं आ पाए। तो अपार जन समर्थन था। एक सर सवाल यहाँ बीच में मैं पूछना चाह रहा था लेकिन अब पूछ लेता हूँ कि नुसरत अंसारी का जैसा कि सिंबल के प्रकरण में आपने बताया कि एक स्ट्रेटजी हो सकती है चुनावी, इस बात को लेकर के क्या चुनाव आयोग में कोई शिकायत पार्टी की तरफ से या आपकी तरफ से कैंडिडेट के तौर पे की गई? हाँ, शिकायत तो की गई है, पार्टी की तरफ से की गई है, और ओम प्रकाश राजभर की जो जिलाध्यक्ष हैं ललन राजभर, उन्होंने भी किया है। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी चुनाव में शिकायत किया है। लेकिन यहाँ जो चुनाव के लगे लोग हैं, उनका कहना है कि भाई ये चुनाव चिन्ह अनारक्षित है, आरक्षित नहीं है। अगर उनका कैंडिडेट लड़ता यहाँ उनकी पार्टी का, तो ये बात बनती थी। ये शिकायत तो की गई है। सर एक हाइपोथेटिकल सवाल ले लेते हैं कि आपको जनादेश मिल जाता है, तो अभी के परिदृश्य से हाइपोथेटिकल है क्योंकि मतगणना के बाद ही क्लियर होगा, तो कौन से ऐसे गाजीपुर के संदर्भ में वो काम है जिनको आप वरीयता पे करना चाहेंगे या करवाना चाहेंगे? एक तो मनोज सिन्हा जी ने जो विकास के कार्य शुरू किए, विकास की एक बड़ी रेखा खींची उन्होंने,
और 19 में उनके चुनाव हार जाने के बाद वो सारे कामों की गति तो धीमी पड़ गई, और दूसरा अनेक काम उनके मन में थे जो नहीं हो पाए। उन सारे कामों को गति देना, और सबसे बड़ी बात थी कि युवाओं के रोजगार के लिए उन्होंने शाहजहां कॉलेज में एक रोजगार मेला लगाया था। जी। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी, अनेक लोगों को, नौजवानों को ले भी गई। हम्म। इस समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहाँ इतना उपद्रव मचा दिया जिसकी पूर्व से अनुमान नहीं था कि भाई सब लोग आएंगे, लोगों को नौकरी चाहिए। अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आई थी, लेकिन अब फिर वो काम शुरू होगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो रोजगार मेला फिर लगे गाजीपुर में। सर, दो सवाल संयुक्त रूप से पूछ लेता हूं, क्योंकि आपको भी चुनाव प्रचार में निकलना है, समय की बाध्यता है। एक तो विधानसभा चुनाव में, जैसा कि लोकसभा चुनाव में ये कहा जाता है पिछले 2019 में कि अलायंस के कैंडिडेट होने के नाते आपके विपक्षी जो है वो जीते। विधानसभा चुनाव को सर लेकर के जानना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में आपको लगता है कि सियासी परिणाम आप लोग के हक में नहीं रहे, और दूसरी बात कि नंबर्स फिगर्स में अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को जो जनादेश मिलेगा उसका क्वांटम क्या होगा? इसे एक तो जो आपने कहा, लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा और प्रत्याशी की जाति का वोट, ये दोनों मिलाकर के 50% या उससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 50% तो है ही है। और इसको क्रॉस करना मुश्किल था, किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता गाजीपुर के जो परिदृश्य है उसमें। लेकिन फिर भी मनोज सिन्हा जी ने को 14 की अपेक्षा 19 में 1,48,000 वोट अधिक मिले थे। अगर दोनों अलग अलग लड़ते तो उतने ही वोटों से हारते। अब विधानसभा के चुनाव में भी ओम प्रकाश राजभर जी हम लोगों के साथ तो थे नहीं इस चुनाव में, तो वही राजनीतिक समीकरण जो था वही काम किया। इस बार सारे समीकरण बीजेपी ने साध लिए हैं। जी, ये पक्का साथ लिए हैं। निषाद पार्टी भी साथ है। ओम प्रकाश राजभर जो गाजीपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो वोटर्स हैं, वो सब बीजेपी के साथ हैं। अब तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि बीजेपी मतलब सफलता प्राप्त करना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी कैंडिडेट पारस नाथ राय, जिनसे हमने बातचीत की। अमितेश क्या कुमार सुना हो सिंह, गया? एनबीटी ऑनलाइन, गाजीपुर।